देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई अगस्त 1 जस्ट कल ही, जब 24 प्रिजनर्स का एक्सचेंज किया गया बिटवीन यूएस एंड रशिया। टोटल रशिया के 8 प्रिजनर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ यूएस में नहीं बट नॉर्वे और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में सिचुएटेड थे, वहां पर प्रिजनर्स बने हुए थे। वो रशियन सिटीजन्स थे, उनको रशिया को दिया गया। और रशिया में 16 ऐसे अमेरिकन थे जो वहां पर बंद थे किसी न किसी चार्ज की वजह से, और उनको वापस यूएस लाया गया। नाउ दिस मे बी अ साइन ऑफ फियर ऑफ ट्रम्प, कि हो सकता है डेमोक्रेट्स को लग रहा हो कि ट्रम्प जीत जाए, बिकॉज रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी हैरिस आगे हैं कभी ट्रम्प आगे हैं। सो यहाँ कमला हैरिस भी ये सोच सकती हैं कि चलो जी प्रिजनर स्वैप को जल्दी जल्दी करवाते हैं इलेक्शन से पहले, सो दैट इसका इलेक्शंस पर एक अच्छा इम्पैक्ट हो उनके लिए। तो फियर ऑफ ट्रम्प भी हो सकता है, बट यहाँ पर जैसे पुतिन ने कार्ड्स प्ले किए हैं दैट इज ऑल्सो वेल कमेंडेबल। देखिए कमेंडेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पुतिन ने अपने 8 हाई सिक्योरिटी लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि जो भी रशिया के लोग थे अलग अलग प्रिजन्स में, इन 8 लोगों पर एस्पियोनाज के चार्जेस थे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के चार्जेस थे। अब ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी लोग थे, रशिया के लिए इंपॉर्टेंट एसेट्स थे, और ये जो 16 लोग हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ एस्पियोनाज के चार्जेस पर नहीं थे, कुछ इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं थे। हो सकता है कि नॉर्मल सिटीजन्स को रशिया में उठा के जेल में डाल दिया हो जस्ट बिकॉज इन्होंने परमिट ना लिया हो जर्नलिज्म का, तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो पुतिन ने बहुत साल तक वेट किया इन 8 लोगों को छुड़ाने के लिए, और रशिया के अंदर अमेरिकन को पाइल अप करते गए जेल्स में। अब जब ये 16 अमेरिकन हो गए तब वो एक अच्छी नेगोशिएशन की पोजीशन पर आ गए यूएस के साथ, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को साइड में हटा के। ये इससे अपनी पावर भी जताना चाहते थे, और यहाँ पर ये भी दिखाना चाहते थे दैट योर साइलेंस विल बी रिवॉर्डेड टू ऑल दोज रशियन एजेंट्स जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं। पकड़े भी जाओ तो चुप रहो, कभी ना कभी छुड़ा लिए जाओगे, लेकिन अगर मुंह खोल दिया तो चाहे यूएस में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तुमको रशिया ही ढूंढ कर मार देगा। बाय द वे एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए एग्जाम जस्ट आज से 1 साल बाद है, वैसे तो उससे पहले आ जाएगा। आपके पास कुछ ही टाइम बचा है टू प्रॉपरली एंड स्ट्रक्चरली प्रिपेयर। देखिए आपको प्रीलिम से पहले अपना पूरा जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट टू फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर्स। ये जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं सबका एक्सपीरियंस 15-15 साल का है, एंड दे आर एबल टू क्लियर योर एवरी डाउट इनसाइड क्लास। तो आप इस फाउंडेशन बैच को देख सकते हो। ये करोल बाग में इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच है, इसका सेम हिंदी वर्जन मुखर्जी नगर में भी चल रहा है जिसमें आप देख रहे हो हेवी डिस्काउंट है, और इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आप अभी इस सिचुएशन में दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आप प्रयागराज सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर सेम फाउंडेशन बैच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। इन तीनों बैचेस में हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि आपके एसए की प्रिपरेशन एंड सीसैट की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाए, बिकॉज सीसैट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए डिफाइनिंग है और एसए मेंस में आपके लिए एक डिफाइनिंग पाथ ब्रेकर होगा। इट कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हमने इसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया है, क्योंकि चाहे जीएस पेपर 2 हो 3 हो, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से अपनी एग्जाम में वैल्यू एडिशन कर सकें और कुछ मिस आउट ना करें इवन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें और क्लियर करनी हो, फ्लड ऑफ मटेरियल्स में आप कंफ्यूज होते हो, तो आप एनी टाइम अपने ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके मेंटर से बात कर सकते हो, कोई सेशन ले सकते हो डाउट क्लियरिंग का, और आपके एजुकेटर्स के साथ भी आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। तो इन सारी कोर्सेज के लिए या फिर इन जनरल अपनी प्रिपरेशन के लिए आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने के लिए भी इन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो। और कोर्सेज के बारे में और इंक्वायर करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो बस लिंक पर क्लिक कर देना। बाकी अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए इंटरेक्टिव इनोवेटिव फॉर्मेट में तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। नाउ दिस टॉपिक कैन बी कनेक्टेड टू कि क्या क्या प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए हैं। अब इसको आपको कोल्ड वॉर के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं आपको कोल्ड वॉर थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी और उसके साथ में बताऊंगी कि कैसे प्रिजनर स्वैप हर फेज ऑफ कोल्ड वॉर के साथ कंटिन्यू रहे हैं, एंड दैट शोज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, द देन सोवियत यूनियन आज के टाइम पर रशिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि कहीं ना कहीं प्रिजनर स्वैप होने हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारे यहाँ से इधर जासूसी करने जाएंगे, इधर से उधर कूदी मारेंगे। सो दैट्स वाई इनको आराम से आप स्वैप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर जेल में सड़ाने से किसी को कोई सेंस नहीं है।
तो ये देखो आप 1940 से जब से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब से 62 तक एक्टिव फेज में चला। 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आता है, अब कोल्ड वॉर डेटेंटे के फेज में आ जाता है। मतलब थोड़ा सा जो एस्पेक्ट है ना इसका डेल्यूशन हो जाता है, थोड़ा सा यूएस और सोवियत यूनियन शांत पड़ जाते हैं इतने बड़े मिसाइल क्राइसिस के बाद कि भैया कोई बात नहीं अब दोस्ती कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड पर ये स्वैप्स स्टार्ट होते हैं। देखो 62 में है, 63 में है, मेजर लोगों को किया जाता है। अब उसके बाद एक फेज आता है, देखो डेटेंटिव फेज 70s तक चलता है, फिर 70s से एक बहुत ही धमाकेदार प्रेसिडेंट आते हैं अमेरिकन रोनाल्ड रीगन, और तब से दोबारा कोल्ड वॉर का एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ये जाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तरफ थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, और जब ये सपोर्ट करते हैं तो सोवियत यूनियन को डर लगता है कि अब अफगानिस्तान उनके लिए एक सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाएगा। दैट्स वाई 79 में रशिया एक ब्लंडर करता है, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेड करने का। लेकिन उस टाइम पीरियड पर भी आप देखो 79 और 86 उसके बाद भी जब पूरा अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा था, तब भी यहाँ पर प्रिजनर स्वैप्स दोनों के बीच में कंटिन्यूड है। ऐसे ही आप देखो उसके बाद 90s में कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, सोवियत यूनियन टूट जाएगा, रशिया बन जाएगा। अगेन यहाँ पर उस टाइम पीरियड पर 90s में कोई दिक्कत नहीं आती, ऑलरेडी ज़्यादातर प्रिजनर स्वैप किए जा चुके थे, नए लोग उतने भेजे नहीं जा रहे थे, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद अगेन ड्यूरिंग पुतिन, जब पुतिन आए 2000s में, तब दोबारा ये फेज एक्टिव हुआ, और एक्टिव हुआ तो आप नए लोगों को दोबारा इधर से उधर भेजोगे दोनों कंट्रीज, तो अब ये दोबारा लड़ते लड़ते भी यहाँ पर स्वैप करते हैं। देखो 2010 में 2007-8 के आसपास रशिया क्या करता है, जॉर्जिया एज अ कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में ये इंटरफेयर करते हैं। यहाँ नाटो एक्सपैंड करना चाहता था, तो रशिया क्या करता है, जॉर्जिया से 2 प्रोविंसेस को अलग करके इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना देता है। ठीक है, अब इसके बावजूद उसके 2 साल बाद ये आपस में प्रिजनर स्वैप करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही देखो 2022, 22, 24, लेटेस्ट वाला 24 में, तो ये स्वैप्स कंटिन्यूड हैं डिस्पाइट ऑल दी टसल्स, डिस्पाइट ऑल दी स्ट्रगल्स, और यही इंडिया को सीखने की जरूरत है। देखो इंडिया और पाकिस्तान में भी इसी लेवल की एनमिटी रही है, और अभी तक है। इनफैक्ट ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो कि आप समझ लो कि ब्रदर एनिमी कन्फ्लिक्ट है, जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया, भाई भाई फिर भी लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो एक अकेले हमारे ऐसे पर्सन है कश्मीर सिंह, जो पाकिस्तान में पकड़े गए 1975 में। इन्होंने 35 इयर्स वहाँ के प्रिजन में स्पेंड किए। डिस्पाइट दैट इन्होंने ये मेंटेन किया कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मुझे बस एक काम किया बोला जा रहा था करने के लिए 400 रुपये प्रति महीने के लिए, तो मैंने वो किया। अब इनको जो मुशर्रफ थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्डन, बिकॉज कश्मीर सिंह उस टाइम पर बहुत एजड थे, तो दैट्स वाई इनको यहाँ पर रिलीज किया गया। ही इज द ओनली पर्सन टिल नाउ जो सेफली पाकिस्तान जाकर वहां से वापस आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये वहां के प्रिजन में थे 35 इयर्स तक। इसके अलावा जितने एग्जाम्पल्स हैं आपको सारे ही एग्जाम्पल्स सैड स्टोरीज ही मिलेंगी। देखो रविंदर कौशिक, इंडिया के ब्लैक टाइगर, 70s में पाकिस्तान में गए एक आर्मी जनरल बनकर, और इन्होंने बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन दी, इसलिए इनको ब्लैक टाइगर कहा जाता है। लेकिन 80s में फिर 83 के आसपास एक इंडियन फीमेल डिप्लोमेट जाती है यहाँ से पाकिस्तान, शी वॉज अ स्पाई, पकड़ी जाती है, और वहाँ पर इनके बारे में, ब्लैक टाइगर के बारे में रिवील कर देती है इंटेरोगेशन के टाइम पर। अब ये क्योंकि एक इंडियन फीमेल स्पाई है, तो क्योंकि ये डिप्लोमेट है, तो डिप्लोमेट को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये तो वापस घर सेफली पहुंच जाती है। लेकिन हमारे ब्लैक टाइगर पकड़े जाते हैं, और फिर ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से 2001 में वहाँ की एक जेल में ही सड़ के मर जाते हैं। सो इनफैक्ट इस केस में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटेरियन तरीके से टॉर्चर किया गया था, और इन्हें जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था वहाँ की जेल्स में। एंड दैट इज़ द मेजर कंसर्न, जब स्वैप्स की कोई पॉलिसी नहीं होती तब किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं। अब एक और ऐसा केस है 1989 में, रंगे हाथों पकड़ा गया था शेख शमीम, दैट्स वाई 10 साल बाद इनको भी यहाँ पर पनिश कर दिया जाता है। एंड लाइकवाइज देयर वाज दिस केस ऑफ सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह ने कंटिन्यूसली ये मेंटेन किया था कि मैं गलती से उस पार पहुंच गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। डिस्पाइट दिस फैक्ट इन्हें इतने साल जेल में रखा गया, एंड देन 2013 में बाकी जेल के जो कैदी थे इन्होंने इनको मारकर ख़त्म कर दिया, एंड वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दिस केस। ये केस आज भी इंडिया के डिप्लोमेसी पर एक ब्लॉट की तरह बना हुआ है कि एटलीस्ट इस केस में तो कुछ कर लेते। नाउ दिस शोज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया।
ओवरऑल अगर कहीं भी कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसको उसकी कंट्री रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है। अब देखो इंफॉर्मेशन उस स्पाई को टॉर्चर करके जितनी निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ वो डिपेंड करता है, कुछ केसेस में ब्रेक हो जाते हैं, कुछ केसेस में लोग नहीं ब्रेक होते, बट दैट डजंट मीन कि आप उन्हें ऐसे ही छोड़ दो जेल्स में just to create a psychological pressure, just to create an atmosphere of fear in the other country कि अगर ऐसा कुछ करते हो, सीक्रेट सर्विस में जाते हो, ऐसी कोई फोर्स ज्वाइन करते हो या अपने लव्ड वंस को भेजते हो, तो ये मानकर चलो कि जब वो पकड़े जाएंगे तो उनका यही हाल होगा। दिस इज द मेंटालिटी यू नो, और ये मेंटालिटी हमारे यहाँ पर साउथ एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान में क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली नेशनल खेलना स्टार्ट किया। देखो यूरोप ने नेशनल खेलना जल्दी स्टार्ट कर दिया था। 20th सेंचुरी में इसके अर्ली पार्ट्स में उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स भी लड़ लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये नाजी भी खेल चुके हैं, ये सब कुछ खेल चुके हैं पहले से। तो नाउ देयर नेशनलिज्म इज टोन डाउन, सेम बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा हार्ड नोज जो प्रेगमेटिज्म है उसको कम रखते हैं कि बिल्कुल 1 इंच भी यहाँ पर बच डाउन नहीं करना है, हार्ड नोज रखना है। लेकिन क्योंकि हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए दोनों कंट्रीज, तो हमारे बीच में ये कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आप देखो एनमिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है और लैक ऑफ ट्रस्ट है। अब यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टेक होल्डर्स पर, फैमिलीज पर, जैसे कुलभूषण यादव हैं, इनको ईरान के चाहबार से पाकिस्तान पकड़ के ले आता है। अब देखो ईरान का चाहबार और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट काफ़ी आसपास है, तो नेवी ग्वादर से उठ के चाहबार में जाती है, कुलभूषण जाधव को पकड़ के पाकिस्तान ले आती है। नाउ ही इज एक्सट्रैक्टेड स्टेटमेंट्स, वो अपने ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि मुझे पाकिस्तान में धमाकों के लिए बुलाया गया था वगैरह वगैरह। ही इज कॉट, बट हु इज सफरिंग? द फैमिली इज सफरिंग। मीडिया में बार बार हाईलाइट होता है और इससे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स बार बार हाईलाइट किए जाते हैं। इंटरनेशनली इमेज इंडिया पाकिस्तान की खराब होती है, बिकॉज आप जब ऐसा किसी को करते हो बहुत साल तक और उसको टॉर्चर किया जाता है जेल्स में, तो उससे ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स निकल के आते हैं। ऑल्दो कुलभूषण जाधव के केस में तो हम काफ़ी ज़्यादा आईसीजी में भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक्टिव हैं, सो दैट्स देयर। बट आप देख ही पा रहे होंगे कि इसके कुछ कंसर्न्स हैं। रादर देन ऑल ऑफ दिस वी नीड एक्सेप्टेंस, जैसे यूएस और रशिया के बीच में एक्सेप्टेंस इस बात का कि दोनों कंट्रीज में कुछ फ्रिक्शंस हैं, एनमिटी है, तो यहाँ के लोग वहाँ कूदी मारेंगे, यहाँ के लोग वहाँ भी कूदी मारेंगे। सो दैट्स वाई आप एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा होता है, और जब कोई पकड़ा जाता है तो उसे इमीडिएटली सेंटेंस करने के बजाय या उसको जीवन भर जेल में रखने के बजाय आप अपने लोगों को उससे स्वैप कर लो। दैट इज मोर बेटर, मोर प्रैक्टिकल एंड अ मोर पीसफुल सोल्यूशन। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू पीपल, स्टे ट्यून्ड।